नमस्कार। मैं कमलेश त्रिपाठी। समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर हस्तक्षेप के इस चैनल आम बाजार पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मित्रों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से राजनीतिक पंडित सदमे में हैं। कुछ वैसे ही जैसे वे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभाओं के परिणाम आने के बाद उन्हें हार्दिक आघात लगा था। इस बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 48 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी कर रही हो। नेतृत्व परिवर्तन की कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। इसलिए अगले 1-2 दिनों में 3 दिनों में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार अपना पदभार भी ग्रहण कर लेगी। कांग्रेस यह समझ के भी नहीं समझ पा रही है या फिर समझना नहीं चाह रही है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान उसके पक्ष में लहर और एग्जिट पोल में भारी जीत की भविष्यवाणी के बावजूद वो बहुमत के आंकड़े तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में उसका मत प्रतिशत 28 से 11 अंक बढ़कर 39.1% हुआ और सीटें भी 31 के मुकाबले 37 हो गई। लेकिन 46 का जादुई आंकड़ा पाने में उसको 9 सीटों की कमी रह गई। हर चुनावी हार के बाद कांग्रेस पराजय का ठीकरा निर्वाचन आयोग और ईवीएम पर फोड़ती रही है। इस बार भी वह कुछ ऐसा ही करने जा रही है। पार्टी नेतृत्व अपने गिरेबान में झांकने को तैयार तक नहीं है। आइए चर्चा करते हैं उन बिंदुओं पर जो कांग्रेस की चुनावी हार का कारण बने। हरियाणा में कांग्रेस 3 ध्रुवों पर टिकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा। हुड्डा राज्य के सबसे बड़े जाट नेता माने जाते हैं, तो कुमारी सैलजा की दलित वर्ग पर बहुत मजबूत पकड़ है। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, पार्टी संगठन पर मजबूत पकड़ और सबसे कद्दावर जाट नेता होने के नाते हुड्डा कांग्रेस की जीत के बाद स्वयं को मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार मानते रहे हैं। इस बार तो जीत के प्रति 100% आश्वस्त थे। सैलजा और सुरजेवाला ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए सार्वजनिक रूप से दावेदारी व्यक्त कर दी थी। सैलजा तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहती थी, लेकिन हुड्डा के दबाव में कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और टिकट नहीं दिया। यहाँ तक कि सैलजा अपने जिन 4 समर्थकों को टिकट दिलाना चाह रही थी, हुड्डा के विरोध के कारण आला कमान ने उन्हें भी टिकट नहीं दिया। सुरजेवाला भी बेटे को छोड़कर अपने किसी समर्थक को टिकट नहीं दिला पाए। उधर हुड्डा 90 में से अपने 72 समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। इनमें आधे से अधिक जाट हैं। कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा के दावों पर आश्वस्त होकर पूरा चुनाव उनके भरोसे छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि सुरजेवाला ने बेटे को चुनाव लड़ाने तक खुद को समेट लिया
और शैलजा अपनी अनदेखी और अपमान के कारण घर में बैठ गए। वे चुनावी रण में उतरी ही नहीं। यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में भी वह नहीं गई। बहुत मान मनोबल के बाद मतदान से एक सप्ताह पहले राहुल गांधी की रैली में सभा मंच पर पहुंची और हुड्डा के बगल में खड़े होकर फोटो भी खिंचवाया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। दलित वर्ग के बीच जो संदेश जाना था वह पहुंच चुका था। हरियाणा में जाटों और दलित मतदाताओं को कांग्रेस का समर्थक माना जाता है। ओबीसी मतदाता भाजपा के समर्थक कहे जाते हैं। शैलजा की नाराजगी का संदेश दलित मतदाताओं में बहुत गहरे तक पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस संदेश को दलितों के भीतर गहरे बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य में जाट मतदाताओं की संख्या करीब 25% बताई जाती है। दलित मतदाता भी करीब करीब इतने ही हैं। पिछड़े यानी ओबीसी मतदाता 40% बताए जाते हैं। भाजपा और संघ के लोग दलितों को बार बार मिर्चपुर कांड की याद दिलाकर उनके घावों को कुरेदते रहे, उन्हें हरा करते रहे। बता दें कि मिर्चपुर कांड में दलितों के बस्ती में आग लगा दी गई थी। मिर्चपुर कांड 21 अप्रैल 2010 को हुआ था। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विराजमान थे। एक कुत्ते को लात मारने की मामूली घटना से हुए इस विवाद के बाद मिर्चपुर की पूरी वाल्मीकि बस्ती में जाटों ने आग लगा दी। इसमें 70 साल के बुजुर्ग ताराचंद वाल्मीकि और उनकी दिव्यांग बेटी सुमन जिंदा जल गए। करीब 12 अन्य झुलस गए। दलित बस्ती के 25 से अधिक घर जलाए गए। घटना के बाद पूरे हरियाणा में तूफान सा मच गया और जातीय उन्माद बहुत तेज़ी से बढ़ गया। सुरक्षा के लिए मिर्चपुर गांव और आसपास के क्षेत्रों को छावनी में बदल दिया गया। गांव में सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात कर दी गईं। इसके बावजूद असुरक्षा बोध के चलते जनवरी 2011 तक 130 से अधिक दलित परिवारों ने मिर्चपुर गांव से पलायन कर दिया। भाजपा ने दलितों को बार बार उसे मिर्चपुर कांड की याद दिलाई और उनके घाव को कुरेदा। इधर शैलजा को दरकिनार कर देने से दलित मुख्यमंत्री का उनका सपना टूट चुका था। हुड्डा के नेतृत्व में जाटशाही की फिर से वापसी की आशंका ने दलितों को स्वाभाविक रूप से भाजपा की ओर मोड़ दिया। हुड्डा की हेकड़ी की वजह से कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से सीटों का तालमेल नहीं हो सका। हुड्डा अकेले चुनाव में जाने की जिद पकड़े बैठे रहे। नतीजतन आम आदमी पार्टी ने बिदक कर सीट बंटवारे से खुद को अलग कर लिया और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। हालांकि जीतना तो क्या, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार किसी भी उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बची, लेकिन उसने कांग्रेस की तो मिट्टी पलीद ही कर दी। आपको हरियाणा में 1.79% वोट मिले हैं। कई सीटों पर उम्मीदवार को मिले वोट और भाजपा के मुकाबले कांग्रेस की हार का अंतर करीब करीब बराबर ही है। बसपा को मिले 1.82% वोटों ने कांग्रेस की जीत की सभी संभावनाओं पर पानी फेर दिया। कुछ जाट वोट भी भाजपा की तरफ शिफ्ट हुए। 9.5 साल के बाद मनोहर लाल खट्टर को हटाकर
ऐन चुनाव के वक्त नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने की भाजपा की रणनीति अचूक साबित हुई। सैनी पिछड़े वर्ग से आते हैं। 5 महीनों के अपने अल्प शासनकाल में उन्होंने राज्य के पिछड़े मतदाताओं का भरोसा जीता। खट्टर के 9.5 साल के शासन से उपजी नाराजगी को दूर किया। सैनी के आने से ये जो एंटी इनकम्बेंसी की जो संभावना थी वह समाप्त प्राय हो गई। भाजपा को यह खामियाजा भोगने से भाजपा रह गई। नेतृत्व परिवर्तन की इस रणनीति ने बहुत काम किया। गुजरात का यह फार्मूला हरियाणा में भी काम कर गया और कांग्रेस इसे भाप भी नहीं सकी। वह अपने अति आत्मविश्वास में रहते हुए धूसरित हो गई। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अग्निवीरों को सेना से लौटने के बाद पेंशन वाली नौकरी देने की गारंटी ने भी युवाओं की नाराजगी को दूर करने में भरपूर मदद की। भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार के कारण तो और भी हैं, लेकिन हुड्डा की जीत और दलितों के बीच मिर्चपुर कांड की पीड़ादायी स्मृतियों ने कांग्रेस को सुनिश्चित कर दिया, जिसका अनुभव मीडिया और राजनीति के पंडित नहीं कर पाए और कांग्रेस यह चुनाव जीतते जीतते हार गई। आज बस इतना ही। कल जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों और उसके परिप्रेक्ष्य पर वार्ता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।